हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा बायोलॉजी का भंडारा के नाम से तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर जो 18 करवाया गया था, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और कुमार गौरव सर के द्वारा जो भी क्लासेस करवाई जाती हैं उन सभी क्लासेस का मैं यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर के द्वारा जो करवाए जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ और उन्हीं क्लासेस से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम समय में आपको इसका रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आपको यहाँ पर दो नाम याद रखने हैं, लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस या ट्रेविनास जो हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को। उसके बाद में दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि जो जीवों से संबंधित पंच जगत वर्गीकरण है, ये किसने दिया था। जीवों से संबंधित पंच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा। और आर.एच. विटेकर के द्वारा ये जो पंच जगत वर्गीकरण दिए गए थे, ये पंच जगत वर्गीकरण कौन कौन से नाम हैं इनके, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 जगत में जीवों को विभाजित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि मधुमक्खी का जो पालन होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के कीट का जो पालन होता है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं सेरीकल्चर के नाम से। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का जो अध्ययन है ये माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पर आपको, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है। जो कवक होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है इसका निर्माण किससे होता है, काइटिन से होता है। पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसका निर्माण किससे होता है, उसका निर्माण होता है सेलुलोज से। आपको यहाँ पर कोशिका भित्ति से एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो कोशिका भित्ति है यह केवल और केवल किन में पाई जाती है, केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। जंतु की कोशिका में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जैसे इसको हम सेल माने, इस सेल में जो ये द्रव भरा हुआ होता है, सेल में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, सेल में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव्य। और इसी में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। और न्यूक्लियस में जो द्रव पाया जाता है और जो कोशिका में द्रव पाया जाता है, इन दोनों को अगर एक ही में मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं। वही प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को एक ही में मिला दिया जाए तो इसको क्या नाम दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद में जो जीव द्रव्य शब्द है, ये जीव द्रव्य नाम का जीव द्रव्य किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एवीएल ने। किसने की थी, एवीएल ने की थी, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका की खोज पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर जीवित कोशिका है और यहाँ पर केवल और केवल क्या लिखा है, कोशिका लिखा है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख रखा है इस प्रकार से अगर आपको दिखता है तो आपको क्या बताना है, कोशिका की खोज बताना है। रॉबर्ट हुक कब की थी, इन्होंने इसकी खोज 1665 में की थी। यहाँ पर जो केवल और केवल हमने कोशिका लिखा है, इसके स्थान पर आपको मृत कोशिका भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर यहाँ पर मृत कोशिका अगर लिखा हुआ है तो मृत कोशिका की खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का जो अध्ययन है ये साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था।
उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका होती है, तो ये होती है माइकोप्लाज्मा जीवाणु की। माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु होता है, इसकी जो कोशिका होती है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। और पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है यह न्यूरॉन की कोशिका है, तंत्री कोशिका है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कोशिका झिल्ली से संबंधित दिया गया है। पहली बात तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जिस प्रकार से हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल वॉल जो है केवल और केवल किन में पाई जाती थी? पादप की कोशिका में पाई जाती थी। लेकिन जो कोशिका झिल्ली है यह पादप की कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु की कोशिका में भी पाई जाती है। तो ये पॉइंट पहले आपको यहाँ से याद रख लेना है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे जो कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तब आपको बता देना है कि ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम किन में पाए जाते हैं? फिर से आपको याद रखना है कि जो सेंट्रोसोम है यह केवल और केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना। उसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, तब आपको बता देना है कि राइबोसोम को पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम जो है यह सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है ये अल्टमान के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तब आपको बता देना है कि पावर हाउस ऑफ जो सेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है किसने की थी? अल्टमान ने की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आत्मघाती थैली या फिर कह सकते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है यह कहाँ पर संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो ये संपन्न होती है क्लोरोफिल में, यानी कि पर्णहरित में। अब पर्णहरित से संबंधित दो प्रश्न और पूछे जाते हैं। ये हैं कि पादप का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पादप का जो रसोई घर है ये क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तब आपको बता देना है कि क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो ये तीन प्रश्न यहाँ से आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो टमाटर का रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। यह किसके वजह से होता है, तो ये होता है लाइकोपिन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। डीएनए, डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर हम बात करेंगे आरएनए की, तो आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तो ये तीनों तो सेम रहते हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह पर क्या आ जाता है? थाइमिन की जगह पर यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। केवल और केवल यही इसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। और इसी मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए इन्हें 1962 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो आरएनए है उसमें थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, समसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तब आपको बता देना है 4 कोशिकाओं का। अर्धसूत्री में 1 से 4 का निर्माण होता है, समसूत्री में 1 से 2 का निर्माण होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।
मनुष्य में कितनी कायिक गुणसूत्र यानी कि कितने ऑटोसोम पाए जाते हैं? तो कुल मिलाकर 22 जोड़ी ऑटोसोम पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 23 जोड़ी, या फिर हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र। अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो मनुष्य में जो लैंगिक गुणसूत्र हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 1 जोड़ी, या फिर कह सकते हैं 2 गुणसूत्र। और जो लिंग का निर्धारण होता है वह कौन से गुणसूत्र की वजह से होता है? तो ये होता है वाई गुणसूत्र से। और वाई गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वायु प्रदूषण का जो संकेतक है ये क्या है? तो ये है लाइकेन। लाइकेन के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो ये है कि लाइकेन जो है यह किसका सहजीवन है? लाइकेन किसका सहजीवन है? तब आपको बता देना है कि ये जो है कवक और शैवाल का सहजीवन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लिटमस पत्र है इसका निर्माण किससे होता है? लिटमस पत्र का जो निर्माण है ये लाइकेन के कारण होता है, लाइकेन से होता है। अब बात करेंगे लिटमस पत्र की। लिटमस पत्र अगर नीला से लाल हो जाता है तो ये इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो ये अम्ल होगा, यानी कि ये अम्ल की पहचान करवाएगा। अगर लाल से नीला हो जाता है, लिटमस पत्र जो है लाल से नीला होता है, तो इसका मतलब क्या है? क्षार है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो क्षार होते हैं वह लिटमस पत्र को कौन से कलर में चेंज करते हैं? तो ये करते हैं लाल से नीला। और जो अम्ल होते हैं ये लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला से लाल करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। रेबीज का टीका, रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? ये लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। और जो रेबीज रोग है इसको और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, और यह कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है इसका स्थिरीकरण कौन से जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है और कौन सी गैस उत्सर्जित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्रहण होती है गैस वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उत्सर्जित होती है गैस वो कौन सी होती है? ये होती है ऑक्सीजन। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जब जंतु श्वसन करते हैं या फिर जब पादप श्वसन करते हैं, तो श्वसन चाहे जंतु करें चाहे पादप करें, ये कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तब आपको बताना है कि ये ऑक्सीजन गैस का ही अवशोषण करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि पौधों की जो आयु का निर्धारण है या किसके आधार पर किया जाता है? तो ये वलय के आधार पर पौधों की आयु का निर्धारण किया जाता है। और जो पौधों की आयु का निर्धारण करने का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों में जो जल का परिवहन होता है कौन से ऊतक के द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है कौन से ऊतक के द्वारा होता है? ये होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा हार्मोन है? ये है एब्सिसिक हार्मोन। फलों को पकाने में कौन से हार्मोन को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा उल्फिया, और सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है हल्का क्षारीय। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को अगर निकाल दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है सीरम। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। एनीमिया जो रोग होता है किसकी वजह से होता है? ये होता है रक्त की कमी की वजह से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। और एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को। किसे कहते हैं? आरबीसी को। डेंगू के कारण जो प्रभावित रक्त कणिकाएं हैं, कौन सी रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं? तो ये होती हैं प्लेटलेट्स, इनको हम हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के।
उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्त समूह की जो खोज है यह किसने की थी। रक्त समूह की जो खोज है ये लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ओ निगेटिव होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी। आर एच फैक्टर की खोज जो है लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की थी। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में जो अम्ल पाया जाता है ये है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइपेज एंजाइम जो होता है इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है वसा या फिर लिपिड का पाचन करना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, यह है इनेमल और ये दांतों के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टायलिन और लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। टायलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं का भक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तब आपको बताना है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्त का थक्का जमने से रोकने में कौन से प्रोटीन का उपयोग होता है। यानी कि जो रक्त का थक्का जमता था किसकी वजह से, विटामिन के की वजह से। अब यहाँ पर दिया गया है कि रक्त के थक्का जमने का विरोध कौन सा प्रोटीन करता है, तो ये हो जाएगा हिपेरिन प्रोटीन। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस कहते हैं अग्न्याशयी रस को। रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का, तो ये होता है लीवर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है ये मधुमेह होता है और इसको डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा सेल से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो ये खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो सामान्यतः अगर बात करेंगे तो सिराओं में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन एक सिरा जो है इसका अपवाद है, यानी कि जो पल्मोनरी सिरा है, फुफ्फुसीय जो सिरा है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगर हम बात करेंगे धमनियों की तो वैसे बात करेंगे तो धमनियों में सामान्यतः कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन एक इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। जो फुफ्फुसीय धमनी होती है इसमें कैसा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है। तो एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है, तो ये होता है 70 ml के बराबर लगभग में। अगर हम बात करेंगे कि जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 72 बार धड़केगा और एक बार धड़कने में 70 ml रक्त जो है ये पंप होता है। तो कुल मिलाकर 1 मिनट में कितना हो जाएगा, लगभग 5 लीटर रक्त पंप हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर का माप कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। मूत्र का रंग जो हल्का पीला होता है यह कौन से वर्णक की वजह से होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम वर्णक की वजह से। ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम और इसका जो प्रयोग होता है किसके कार्यों का पता लगाने में होता है, तो इसका प्रयोग होता है मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने में। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो का मतलब है ये हृदय से रिलेटेड है और वही आपसे पूछा जा रहा है कि ईसीजी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है हृदय से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग होता है। शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। जांघ की हड्डी जो की हड्डी है फीमर और ये जो सबसे लंबी हड्डी होती है यही होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हड्डी है, तो ये है फीमर। कहाँ पाई जाती है, जांघ में। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि अस्थियों से अस्थियों का जोड़ किसके माध्यम से होता है, लिगामेंट के माध्यम से।
पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है या फिर कह सकते हैं 24 होती है। दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से इसका श्रावण होता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एडीएच हार्मोन का श्रवण कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। और एडीएच का मतलब क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है? वृद्धि हार्मोन का श्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। घेंघा रोग किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का निष्कासन होता है? तो ये हो जाएगा कैल्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। पाइरूविक अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो पाइरूविक अम्ल का जो निर्माण है ये अनॉक्सी श्वसन में होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राई, क्या मतलब है इसका? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक ही में मिला दें तो क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। और सुक्रोज को क्या कहा जाता है? टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? ब्रेन शुगर कहते हैं गैलेक्टोज को और फ्रूट शुगर कहते हैं फ्रक्टोज को। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्वासियोरकोर रोग एंड मैरास्मस जो रोग हैं किसकी वजह से होते हैं? ये प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है और इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिक्विनोन। क्या होता है? फ्लिक्विनोन। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। यह सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।